लिए राय जी के पास जाऊंगा, वाजपेयी जी के पास जाऊंगा एक नेशनल पर्सपेक्टिव लेने के लिए। अंजलि जी, आप दिल्ली में तो दोस्ती करेंगे, इंडिया का अलायंस करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसी कांग्रेस को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए आप वहां पर चुनाव में खड़े हो गए हैं। ये कैसा गठबंधन है? देखिए, जो इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है वो एक बड़े उद्देश्य को लेकर हुआ है। आज देश का प्रजातंत्र खतरे में है, आज संघीय ढांचा जो है वो देश का खतरे में है, आज जो जांच एजेंसीज है देश की उनकी अस्मिता को खतरा है, आज बेरोजगारी जो है इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है और उसके ऊपर बीजेपी की तानाशाही। ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इनको लेकर सभी जो पार्टीज हैं इकट्ठी हुई हैं, एक मंच पर आई हैं। विचारधाराएं अलग हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उद्देश्य बड़ा है इसलिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग सब इकट्ठे होंगे। लेकिन अभी असेंबली के इलेक्शंस में हम लोगों ने, हमारी कोई अलायंस नहीं हुई थी, तो हम अपने विचार रखेंगे, वो अपने विचार रखेंगे। जनता जिसको चुनेगी वो ठीक है, हमें स्वीकार होगा जनता का फैसला। लेकिन ये तो हमारा अधिकार है ना कि जब हमें ये लगे कि देश की आजादी ही खतरे में हो रही है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आज आप देखिए तो सही देश का हाल क्या है। 23 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 81 करोड़ जो लोग हैं वो फ्री के जो अनाज है उसके ऊपर निर्भर हैं। आज बेरोजगारी जो है जिसको बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार चुनाव में उतरती है 8% हो चुकी है। आज मानव संसाधन विकास सूचकांक में 191 देशों में से 132वां हमारा नंबर है। 22.4 करोड़ लोग जो हैं हमारे देश के कुपोषित हैं और प्रति व्यक्ति आय सूचकांक में हम देखें तो हम 139वें अंक पर हैं। तो हमारे देश की क्या हालत है ऐसे हालात में। और फिर आप देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो हमारे देश में क्या होने लगता है, जितनी भी ये जो जांच एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, ये सब जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनके पीछे पड़ जाती हैं। और अगर कोई स्टेट में गैर बीजेपी सरकार चुन के गलती से आ जाती है तो फिर ये उनके पीछे फिर लगा देते हैं, उनके नेताओं के पीछे अपनी ईडी और सीबीआई के लोगों को। अगर तो वो मान जाते हैं, पहले तो उनको पैसा देने की और खरीद फरोख्त की बात होती है, उससे काम नहीं चलता, सरकार नहीं गिरती, तो फिर ये ईडी अपना काम करती है, सीबीआई अपना काम करती है। और फिर भी अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर गवर्नर्स और एलजीज को लेकर फिर ये संघीय ढांचे के ऊपर जो है चोट करते हैं। तो आज देश को बहुत खतरा है और हम इसी बड़े उद्देश्य को लेकर इकट्ठे हुए हैं और हम सब बड़ी मजबूती से लड़ेंगे पार्लियामेंट के इलेक्शन को। अभी जो है, अभी हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ तो हम अपने अपने चुनाव लड़ रहे हैं। गजब है। लेकिन आपका अलायंस, आप अभी तो बोल रहे हैं कि हम दोनों बिल्कुल, हमारी कट्टी, हमारा झगड़ा, हम एक के खिलाफ लड़ेंगे। लोकसभा में जाएंगे तो बोलेंगे साझा उम्मीदवार है क्योंकि बीजेपी को हराना है। ये कैसे समझाएंगे मतदाता को? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाता को अंजलि जी कैसे समझाएंगी? मतदाता बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है दीपक जी। आप देखते हैं कि दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो पार्लियामेंट में कैसे भारतीय जनता पार्टी आ गई थी और उसी के कुछ महीनों बाद जब यहाँ चुनाव हुए, दिल्ली में असेंबली के चुनाव हुए, तो किस तरह से 70 में से 67 जो सीटें थी, 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिल गई। तो हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव में हालात अलग होते हैं, वोटर की मनोस्थिति अलग होती है। तो एक चुनाव को दूसरे चुनाव से आप नहीं मिला सकते। ठीक है, चलिए मान लेता हूं आपकी बात तर्क के तौर पर, लेकिन वाजपेयी जी मुझे समझाइए, क्या बनेगा नेशनल नैरेटिव और क्या होगा इंडिया का विधानसभा चुनाव के बाद? देखिए, अभी तो गठबंधन इनका बना ही नहीं, वो तो बनने की शुरुआत की थी, उसी में झगड़े शुरू हो गए। अखिलेश बाबू उधर चले गए, ममता दीदी उधर चलेंगे, नीतीश बाबू उधर चले गए। मतलब ये तो सबको मालूम है ये चीज़ें। तो ये कहने से, और ये मान रहे हैं खुद ही कि देखो जी विधानसभा में हमारा कुछ नहीं, हम तो यहाँ लड़ेंगे तबीयत से। उसके बाद इकट्ठे होने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी। देखिए, एक बात बुरा मत मानिएगा, इस तरह के प्रयोग पहले भी देश में हो चुके हैं। 90 का दशक देखिए ना आप, गुजराल साहब, देवगौड़ा साहब, चंद्रशेखर साहब, और ये सब कांग्रेस ने किया था। और फिर धीरे से 8 महीने, 12 महीने, 16 महीने बाद टांग खींच लेती है। जनता इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है ना जी, राजस्थान में क्राइम नंबर 1 पे पहुँच गया है। 35,000 बलात्कार हुए हैं, 18 पेपर लीक हुए हैं। मतलब क्या कह रहे हो, जनता ने खुद ही, उन्होंने ही महसूस किया ये चीज़ें। 5 साल जो कुशासन चला है वहाँ पे, वो हमने यहाँ दिल्ली में महसूस किया, वो अलग इशू है। लेकिन वहाँ की जनता तो खुद भुक्तभोगी है कि कैसे उनके साथ अत्याचार हो रहे। बेरोजगारी जो है वहाँ पे 28% है,
पूरे देश के जो राज्य हैं उसमें तीसरे नंबर पे है नीचे से बेरोजगारी जो है। उसके बाद युवा बेरोजगारी जो है वो 56% है। आत्महत्याएं युवा सबसे ज़्यादा अगर करते हैं तो राजस्थान में करते हैं। मतलब ये कौन महसूस करेगा, किस बात का इनको वोट करेगा। और राजस्थान की ये परंपरा भी रही है कि एक बार वो एक बार वो, एक बार वो एक बार वो। देखिए डिलीवरी कर नहीं पाए। सचिन पायलट जी अपने नेता के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने पूरा मार्च निकाला था ये पेपर लीक के खिलाफ। अब क्या हो गया, कैसे तो चलता नहीं। ये चीज़ें देखी हुई हैं बाकायदा, इसलिए ये कहना सर्वथा गलत होगा कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने की उम्मीद है। जहाँ तक देश का सवाल है मैंने जवाब दिया, राजस्थान का जवाब दिया। और बाकी मध्य प्रदेश में आइए तो वहाँ भी एकदम नेक टू नेक चल रहा है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी ने पूरा जोर लगा के जो जो योजनाएं की हैं उसका प्रचार प्रसार पूरा कर रहे हैं। वहाँ की जनता ने भी महसूस किया होगा, उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में वो 5 करोड़ रुपए कैश रिकवर हुए हैं और उसके बाद 508 करोड़ की बकायदा चेन इस्टेब्लिश हो गई है वहाँ पे मेल के थ्रू। और वो एक वीडियो भी आ रहा है, वीडियो सही है गलत है वो जब अरेस्ट होगा ट्रीटी के तहत दुबई से आएगा तब पता चलेगा। लेकिन 72 केसेस रजिस्टर वहीं की सरकार ने किए, किसी और ने नहीं किए। और 1.5 साल बाद ईडी की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर आ गया, पैसे रिकवर हुए। दुबई से पैसा आया तो कैसे आया, कहाँ के थ्रू आया, इसलिए वो ईडी की इन्वॉल्वमेंट हुई है। चौथी बात हमारी ये अंजना जी ने अभी बताया, बहुत समझदार पुरानी वक्ता है ये तो, कि जी वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। माफ़ करना, 18 पार्टियां इकट्ठी होके एक जॉइंट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी और उसमें सारे डाटा दिए, स्टैटिक्स दिए, सारे डिटेल्स दिए, किसके खिलाफ क्या हुआ, किसके खिलाफ कब इन्वेस्टिगेशन हुई। और उसमें प्रेयर ये मांगी थी कि कृपया करके ये डायरेक्शन दो कि सीबीआई और ईडी हम नेताओं के घर पे ना आई और ना, अगर इन्वेस्टिगेशन करनी तो हमारे घर पे बैठ के करो, चाय पियो और उसके बाद जाइए, हमको अरेस्ट मत करिए। क्या हुआ उसका फिर? सुप्रीम कोर्ट ने फेंक के पिटीशन मारी कि कोई आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं है, कानून की नज़रों में सब बराबर है, अपराध की इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया सबके लिए एक होगी। तो इनके आरोपों में कहाँ से जोर है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया कि कोई मिसयूज नहीं है, एजेंसी अपना काम करेंगी, तो उसके बाद इनके आरोपों में कोई दम नहीं। एक आरोप ये और लगाते हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास और बीजेपी में जाएगा वो ठीक हो जाएगा। कौन सी वॉशिंग मशीन काम करती है कानून में? कानून में एक ही वॉशिंग मशीन है जो कोर्ट के पास है, वो सजा भी देती है और बरी भी करती है। अगर एविडेंस नहीं होगा तो बरी कर देगी। अगर शुरू के इनिशियल स्टेज में चार्जशीट जब फाइल होती है उसमें एविडेंस नहीं हो तो पहली डेट पे ख़त्म कर देगी। तो ये इन बातों से, इन गुमराह करने वाले स्टेटमेंट से जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और जो राज्यों का अभी रिजल्ट आएगा, हमारा मानना ये है कि बीजेपी के अधिक से अधिक राज्य जीतेंगे। और जहाँ तक 2024 का सवाल है वो तो बड़ा क्लियर है, मतलब वो तो काम के बूते जीतेंगे मोदी जी ने जो जो काम किए। अब काम में गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, आपका 150-200 काम तो मेरे पास अभी लिखे हुए हैं, जिसमें गरीब गुरबा को मोदी जी ने सबसे पहले अपने पटल पे रखा हुआ है। कुछ हो जाए, करप्शन को पहले कि करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा और गरीब गुरबा के लिए फैसिलिटीज दूंगा, उनके लिए सुविधाएं दूंगा, जो अंतिम आदमी है उसको आगे ला के खड़ा करना है। और उसी के चलते मान सम्मान भी देते हैं। भूल मत जाइए दीपक जी, कुंभ के मेले में किस तरह से पैर धो रहे थे, आत्मीयता से, दिखावने के लिए नहीं, आत्मीयता से, क्योंकि गरीबी उन्होंने भोगी।